दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। इससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारी थ्योरी हम कवर करेंगे। ये जो नोट्स हैं ये जो मैंने टाइपिंग करके आपके आरबीएससी क्लास 9th 10th इसके अलावा एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th के कॉम्बाइन से बने हैं, ताकि आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो इस थ्योरी के माध्यम से जो ये नोट्स इनके माध्यम से कवर अप हो सकें। और गाइज आपको पता है ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता है गाइज इतनी सारी बुक है उनको लेकर बैठना और उनसे टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश को देखना, इसमें आपको पता है टाइम लगता है। मैं किसी कॉपी को कॉपी नहीं करता, उसके जो कंटेंट है उसको यहाँ पर चारों तरफ से देखता हूँ, किस में जो बेहतर चीज़ें हैं सबको कॉम्बाइन करके आपके नोट्स हैं मैं यहाँ पर बनाता हूँ। और आपको पता है गाइस टाइपिंग करने में टाइम तो लगता ही है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज हम पढ़ेंगे श्वसन क्या होता है, श्वसन तंत्र क्या होते हैं और इससे प्रोसेस क्या होती है श्वसन की, सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे भाई श्वसन का क्या मतलब होता है। अब देखिए नॉर्मली आप किसी से पूछेंगे भाई श्वसन क्या होता है तो वो कहेगा श्वास लेना और श्वास छोड़ना, इसे श्वसन कहते हैं। लेकिन गाइज इतनी परिभाषा इसकी पर्याप्त नहीं है। श्वसन एक बहुत ही लंबी प्रोसेस है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने मुँह से श्वास लिया छोड़ दिया, इतनी सही है, एक बहुत लंबी प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। तो देखिए श्वसन का मतलब होता है कि जो आपकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती हैं इनका पर्यावरण यानी कि एटमॉस्फेयर और हमारी जो रक्त कोशिकाएं होती हैं इनके बीच आदान प्रदान होना, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हमारे वायुमंडल और जो रक्त कोशिकाएं हैं इनके बीच आदान प्रदान की जो क्रिया होती है इसे ही हम श्वसन कहते हैं। अब देखिए गाइज नॉर्मली मैं आपको बता दूं, जब हम श्वास लेते हैं ना तो हमारे श्वास के साथ सभी जो गैसें हो जाती हैं। जैसे हमारा जो वायुमंडल है इसमें 78% आपके नाइट्रोजन है, 21% आपके ऑक्सीजन है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम श्वास लेते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन ही हमारे अंदर जाती है, देखो नाइट्रोजन भी जा सकती है और गैसें भी जा सकती है। लेकिन देखिए होता यह है कि हमारी जब श्वसन क्रिया होती है ना उसके लिए हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस हम लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, यानी कि हमारा शरीर श्वास लेता है तो सब चीज़ें एक साथ ले जाता है। भाई ऑक्सीजन भी लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी अंदर जाएगी, नाइट्रोजन भी जाएगी, मतलब जो भी वातावरण में है सारी जाएंगी। लेकिन जो काम आती है वो आती है ऑक्सीजन। इसलिए बोलते हैं कि श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस हम लेते हैं और जब श्वसन छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम छोड़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए आगे हम देखते हैं। तो देखिए श्वसन क्रिया के फलस्वरूप आपकी जो ऑक्सीजन है वो शुद्ध ऑक्सीजन है ना, वो आपके श्वास नलिका के माध्यम से, आपके ट्रैकिया के माध्यम से, फेफड़े यानी कि लंग्स के माध्यम से आपके आगे जाती है। आगे हम देखते हैं जो फेफड़े होते हैं उनमें बहुत सारी कूपिकाएं पाई जाती हैं जिनको एल्वोलाई बोलते हैं। हमारे शरीर में आपको पता है जो फंक्शनल एंड आपका स्ट्रक्चरल यूनिट होती है हमारे शरीर की, कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई हमारे शरीर की, वो होती है कोशिका। लेकिन आपके अलग अलग तंत्र होते हैं उनकी भी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। तो उसी प्रकार से हमारे जो श्वसन तंत्र है उसकी जो फंक्शनल और आपका स्ट्रक्चरल जो यूनिट होती है वो आपके कूपिकाएं होती है यानी कि एल्वोलाई होती है। इनकी संख्या हमारे शरीर में लगभग 30 मिलियन होती है, वो हम आगे आपको बता देंगे। तो देखिए ये कूपिकाएं होती है हमारे शरीर में, कोशिकाओं का जाल बनाती हैं बहुत ज़्यादा। आगे हम देखते हैं जब हम श्वसन क्रिया करते हैं ना तो श्वसन क्रिया जब हम करते हैं तो श्वास जब लेते हैं तो उसके साथ ऑक्सीजन होती है और वो जो ऑक्सीजन होती है वो शर्करा यानी कि आपकी जो आपकी शर्करा या उसको बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज या शर्करा होती है उसका ऑक्सीकरण कर देती है यानी कि ऑक्सीडेशन कर देती है। और जब उसका ऑक्सीडेशन होता है तो उसके फलस्वरूप एटीपी ऊर्जा निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और जल बनता है। इसलिए इस अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था कि श्वसन एक किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन जो होती है एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, क्योंकि इस अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। इसलिए आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और ये जो श्वसन क्रिया होती है नॉर्मली आपके 37 डिग्री सेल्सियस पर होती है, यानी कि सामान्य ताप जो होता है हमारे शरीर का उसी पर आपकी जो श्वसन क्रिया वो संपादित होती है। आगे हम देखते हैं जो आपकी जो प्रक्रिया होती है, ये हम आपको बता दिया पहले ही कि आपकी श्वसन क्रिया होती है उसमें हम क्या करते हैं ऑक्सीजन को तो ग्रहण करते हैं और जो ऑक्सीजन है उसको हमारे जाती है ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर आपके जो विभिन्न अंग होते हैं ऑर्गन्स होते हैं वहाँ जाती है, और वहाँ से जो उत्तक होते हैं बहुत सारे उनके अंदर जाती है, और उत्तकों से और आपके जो विभिन्न अंग होते हैं वो ऑक्सीजन का यूज़ कर लेते हैं, और यूज़ करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस आपके ब्लड के साथ वापस आ जाती है, जिसको हम श्वसन क्रिया के माध्यम से वापस त्याग देते हैं। अब हम देखते हैं मानव श्वसन तंत्र यानी कि मानव में श्वसन कैसे होता है। तो देखिए
हमारा जो मानव है ना, इसके श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला जो होता है इसको बोलते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र, दूसरा होता है उसको बोलते हैं निचला श्वसन तंत्र, और तो तीसरा भाग होता है उसको बोलते हैं श्वसन मांसपेशियां, यानी कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी मसल्स, तीनों के बारे में पढ़ने वाले आज के इस वीडियो में। तो देखते हैं पहले, तो हमारा जो पहला पार्ट है इसको बोलते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र, यानी कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हमारी देखो नासिका आती है, नाक आती है, नोज आती है, माउथ यानी कि मुंह आता है, ग्रसन यानी कि पायरेंक्स आता है, और स्वर यंत्र यानी कि लाइरेंक्स आता है, ठीक है। ये इसके अंदर आते हैं, सबके बारे में एक एक बारे में हम पढ़ने वाले। देखिए पहला, नासिका जो होती है, नाक, ये हमारे शरीर का प्राथमिक अंग होता है, प्राथमिक श्वसन अंग होता है। प्राथमिक श्वसन अंग का मतलब क्या होता है कि भाई हम श्वसन क्रिया किसकी मदद से पूरी करते हैं। तो देखिए हमारी जो नाक होती है ना, वो हमारे शरीर का प्राथमिक श्वसन अंग होता है, यानी कि आपका प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, क्योंकि हम हमारी जो श्वसन क्रिया होती है नॉर्मली नाक के द्वारा पूरी करते हैं, लेकिन विषम परिस्थिति हो जाती है, हमारी नाक बंद हो जाती है, जुकाम लग जाती है, उस स्थिति में हम मुंह से भी श्वसन क्रिया कर लेते हैं। इसलिए बोलते हैं कि नाक होती है हमारा प्राथमिक क्या होता है, प्राथमिक श्वसन अंग होता है। आगे इसमें देखते हैं नाक होती है, इसमें एक जोड़ी नासाद्वार होते हैं। आप जानते हैं हमारी नाक कुछ इस प्रकार की होती है, बीच में गड्डी पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है, और ऐसे दो नाक, इससे दो हिस्से पाए जाते हैं, मतलब दो, इसको नासाद्वार बोलते हैं। मतलब एक जोड़ी नासाद्वार यहाँ पर पाए जाते हैं, और ये जो नासाद्वार होते हैं वो एक पतली हड्डी तथा झिल्ली के द्वारा 2 भागों में टूट जाते हैं, बटे हुए होते हैं। और इनके बीच का जो पृष्ठ भाग होता है, यानी नाक जो होती है हमारी नासिका, उसका जो सतह होता है, सरफेस जो होता है, वो नासाग्रसनी कहलाती है। क्या कहलाती है? नासाग्रसनी। और इसके अलावा हमारी जो नाक होती है ना गाइस, उसमें बहुत सारी चीज पाई जाती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। देखिए हमारी जो नाक होती है उसमें महीन बाल, यानी कि छोटे छोटे बारीक बारीक बाल पाए जाते हैं। इसके अलावा झाड़ीनुमा पश्चमाप यानी कि सीलिया पाई जाती है। इसके अलावा श्लेष्मा इसके अंदर पाई जाती हैं। और गाइस ये करती क्या है, ये आपके मान लीजिए हमारी नाक है, हम श्वास लेते हैं तो मिट्टी के कण है ना, वो पराग कण है, पोलीगन्स और फफूंद, इनको हमारे शरीर के अंदर जाने से रोकती हैं। यानी एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, हम जो श्वास लेते हैं उसको स्वच्छ करने का काम करते हैं। आपके जो धूल के कण होते हैं, पराग कण होते हैं, फफूंद, उनको हमारे नाक के अंदर बाल पाए जाते हैं, ठीक है, पक्षमाप पाई जाती है, मतलब सीलिया पाई जाती है, और श्लेष्मा पाई जाती है। ये हमारे शरीर में जो जाने वाली ऑक्सीजन है उसको क्या करते हैं, वायु जो होती है उसको शुद्धिकरण करते हैं। दूसरा जो भाग वो उसको कहलाता है आपका मुख। मुख के बारे में देखते हैं। अब देखिए मुंह जो होता है ये हमारे श्वसन तंत्र का सेकेंडरी पार्ट होता है। यानी कि देखिए हम नॉर्मली नाक से सांस लेते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर मुंह से भी सांस ले सकते हैं। तो हमारे शरीर में 2 भाग होते हैं जिनसे हम सांस ले सकते हैं, इसलिए मुंह को बोलते हैं कि भाई ये आपका द्वितीयक अंग होता है सांस लेने के लिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं, इससे हमारे शरीर में श्वसन क्रिया नाक से ले जाती है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर मुंह से भी ले सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो मुंह से सांस लेते हैं, एक नाक से। तो नाक से जब सांस लेते हैं ना, वो हमारी शुद्ध ज़्यादा होती है, क्योंकि नाक में बाल पाए जाते हैं, श्लेष्मा पाई जाती है, जो क्या कर देती है, आने वाली वायु को साफ कर देती है। इसलिए ध्यान रखना, आप नाक से भी सांस लेते हो वो आपके स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा सुरक्षित होता है। मतलब मुँह से सांस लेते हो तो वो साफ नहीं होता, शुद्ध नहीं होता, वो डायरेक्ट ही जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला जो पार्ट है वो आपको होता है ग्रसनी, जिसको बोलते हैं पायरेंक्स। और ये आपके जो पायरेंक्स होता है वो आपका एक पेशीनुमा चिमनी नुमा हिस्सा होता है, ठीक है। मैं आपको बस का डायग्राम दिखाता हूँ ग्रसनी का कैसी होती है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये ग्रसनी होती है ना, ये आपको दिख रही है, ये ग्रसनी है, ठीक है। ये देखो यहाँ से, ये देखो ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो ग्रसनी है इसको बोलते हैं ग्रसनी, ठीक है। यहाँ पर ही लाइरेंक्स होता है, इसके ऊपर होता है, ये लाइरेंक्स के ऊपर ग्रसनी आपके पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए आपकी जो ग्रसनी होती है वो एक चिमनी नुमा संरचना होती है, मतलब स्टोव पाइप की तरह होती है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, पहला नासाग्रसनी, दूसरा कंठग्रसनी, वो मुख ग्रसनी, और तीसरा कंठग्रसनी। अब देखिए ये कैसे कैसे काम करते हैं। तो नासाग्रसनी होती है ना, वो आपके ग्रसनी का पहला भाग होता है, प्रथम भाग होता है। यहाँ से हमारे शरीर में जो आने वाली वायु होती है वो प्रवेश करती है, ठीक है। और आपका जो मुख ग्रसनी होती है, यहाँ से हम मुंह से सांस लेते हैं और डायरेक्ट मुख ग्रसनी के अंदर जाती है। यहाँ पर एक एपोग्लोटिस भी पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो आपकी कंठ नलिका होती है, कंठ ग्रसनी जो होती है, इसमें आपके एपिग्लोटिस पाया जाता है। एपिग्लोटिस को हिंदी में घाटी ढक्कन भी बोलते हैं। ये आपको पहले भी आ चुका है, मैंने आपको पाचन तंत्र पढ़ाया था, वहाँ भी आया था। तो ये करता क्या है, ये आपके एक स्विच का काम करता है, ठीक है। यानी कि एक श्वास नली, ट्रैकिया और आहार नली, इनके बीच आपके स्विच का काम करता है। मतलब हम देखिए मुंह से श्वास भी ले सकते हैं, मुंह से भोजन भी करते हैं। तो होता है कि भोजन भाई भोजन नाल में जाए और श्वसन है वो श्वसन तंत्र में जाए, इसके लिए आपके जो एपिग्लोटिस है वो आपकी मुख्य भूमिका निभाता है। तो ये आपका था ग्रसनी, ठीक है। अगला देखते हैं, इसको बोलते हैं स्वरयंत्र यानी कि लाइरिंग्स। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके कंठ ग्रसनी और श्वास नली दोनों के बीच पाया जाता है। देखिए मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं एक बार फिर से। देखिए
ये आपका देखिए श्वास नली है, और ये देखिए ये लेरिंग्स अतः ये आपका कहलाता है लेरिंग्स। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपकी नासक रसनी ऊपर पाई जाती है और नीचे आपके श्वास नली पाई जाती है, तो इनके बीच ये आपके पाया जाता है। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं स्वर यंत्र के बारे में, लाइरिंग्स के बारे में। तो देखिए ये आपके कंठक रसनी और श्वास नली दोनों के बीच आपके पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आपके स्वर यंत्र उसमें कितनी कार्डियज पाई जाती हैं, कितनी उपास्थि पाई जाती हैं। तो आपका जो स्वर यंत्र होता है उसमें 9 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना। 9 प्रकार की उपास्थि मतलब कार्टिएज पाई जाती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हमारा स्वर यंत्र होता है लाइरिंग्स, उसमें कितने प्रकार की उपास्थि पाई जाती हैं, 9 प्रकार की, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है, ये आपका भोजन में जब भोजन को निगलते हैं ना तो एक प्रकार से आवरण का कार्य करता है आपका जो स्वर यंत्र होता है वो। और आपका ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि जो स्वर यंत्र होता है उसमें पाया जाता है वोकल कॉर्ड यानी कि स्वर रज्जु। और स्वर रज्जु है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वर रज्जु होता है ना उसके अंदर श्लेष्मा झिल्लियाँ पाई जाती हैं, है ना, मस्कस मेम्ब्रेन पाई जाती है। और आपका जो मस्कस आपका जो मस्वस आपकी जो मेम्ब्रेन है, जब हम पानी पीते हैं या भोजन करते हैं तो आपने देखो आपके गले में अलग अलग प्रकार की आवाज़ आती है गटर पटर की, ठीक है। तो वो इसी वजह से आती है क्योंकि हमारे शरीर में वोकल कॉर्ड पाया जाता है, इसकी वजह से आपके जो आवाज़ आती हैं वो इसकी वजह से आती हैं, ठीक है। अगला जो है जिसको बोलते हैं निम्न निचला श्वसन तंत्र यानी कि लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब ये देखिए इसमें कौन कौन से भाग आते हैं। इसमें हमारा आता है एक तो श्वास नली यानी कि ट्रैकिया, दूसरा श्वसनी यानी कि ब्रोंकाई, तीसरा श्वसनिका यानी कि ब्रोंचियल और ब्रोंकेल, और आपका चौथा आता है कूपिका यानी कि एलोलाइल, और फेफड़े यानी कि लंग्स। इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे ट्रैकिया के बारे में। तो एक बार फिर से मैं आपको डायग्राम दिखा दूँ। ट्रैकिया आपको दिख रही, देखिए ये आपकी श्वास नली कहलाती है, इसको बोलते हैं ट्रैकिया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर देखिए ये छल्लेनुमा संरचना से आपको दिख रही है ना ये। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। पहला ये आपकी लगभग 5 इंच लंबी एक नलिका होती है। इस पर कैपिटल सी आकार के, अंग्रेजी का कैपिटल सी होता है ना, उस प्रकार के छल्ले पाए जाते हैं उपास्थि के, कार्टिएज के आपके छल्ले पाए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए अब मैं डायग्राम से दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये आपको देखो छल्ले टाइप के यहाँ पर दिख रहे हैं, देखो छल्ले हैं इस प्रकार से आपको दिख रहे हैं। देखो ये छल्ले आपको दिख रहे हैं, बहुत प्रकार के छल्ले हैं यहाँ पर। ये सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। और ये छल्ले होते हैं ना वो आपकी श्वास नली होती है, ट्रैकिया होती है, उसको आपस में चिपकने से रोकते हैं, है ना, कि भाई भोजन नहीं आ रहा तो उस स्थिति में चिपक सकती है, नलिका ही तो है, चिपक सकती है। तो जब भोजन आता है तब तो अपने आप ही ये रहती है। तो आपकी जो ये आपके जो छल्ले होते हैं इसको चिपकने से, आपस में चिपकने से रोकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर आपकी जो स्वर यंत्र होता है या इसका दूसरा काम होता है कि ये स्वर यंत्र जो होता है उसको श्वसनी से भी मिलाती है। आपकी जो श्वास नली होती है ट्रैकिया, वो लाइरिंग्स को आपकी जो ब्रोंकाई है उससे कनेक्ट करती है। आगे जाकर यानी कि वक्ष गुहा यानी कि चेस्ट कैविटी होती है, वहाँ जाकर इसके 2 भाग हो जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से देखिए आपकी ये है ना, देखिए जो आपकी ये थी, ठीक है, ये श्वसनी है, वो श्वास नली है, ये ट्रैकिया। ये देखो एक तो ये लेफ्ट भाग में बट गई, इधर राइट भाग में बट गई। इधर भी आप देख सकते हैं ये इधर बट गई, इधर बट गई, यानी कि ये 2 भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। आपकी श्वास नली आगे जाकर 2 भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखिए आगे 2 भागों में बढ़ जाती है, तो 2 भागों में बंटने के बाद ये दोनों भाग होते हैं ना, इनके पास फेफड़े आ जाते हैं, मतलब फेफड़े प्रविष्ट हो जाते हैं, इनके बीच फेफड़े पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में भाई, ये आपकी देखिए श्वसनी का 2 भागों में बांट गई, ये आपकी श्वास नली 2 भागों में बांट गई, ट्रैकिया। तो यहाँ पर देखिए ये फेफड़ा है, ये फेफड़ा है, तो फेफड़े यहाँ पर इनके ऊपर स्थित हो जाते हैं। आगे देखते हैं इसके अलावा आपकी जो ये 2 भाग बढ़ते हैं ना, ये 2 भाग बढ़ते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको प्राथमिक श्वसनी बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। देखिए मैं आपको सारी चीज़ इस डायग्राम के माध्यम से बता दूं। देखिए भाई ये जो देखिए पहले आपकी ये श्वास नली थी, तो यहाँ पर देखिए पहले तो ये भागों में बट गई, इसको बोलते हैं प्राथमिक श्वसनी। क्या बोलते हैं, प्राथमिक श्वसनी, यानी कि आपका इसको बोलते हैं प्राथमिक को प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। अब देखिए आगे जाकर ये प्राथमिक वाली है, ये भी 3 शाखाओं में बट रही है, 2-3 शाखाओं में, तो उनको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है। अब देखिए सेकेंडरी भी आगे जाकर अलग अलग भागों में बांट रहे हैं, तो उसे बोलते हैं तृतीयक श्वसनी। और फिर इसी प्रकार से आपके जाके अपने अलग अलग भागों में बढ़ती रहती है। आप इस डायग्राम में देखेंगे तो देखिए ये आपकी मेन श्वास नली है, ये आपकी ये श्वास नली है, 2 भागों में बट गई। यहाँ जाने के बाद इसको बोलते हैं श्वसनी, प्राथमिक श्वसनी। फिर देखिए प्राथमिक श्वसनी आगे जाकर देखो ये अलग अलग भागों में बट गई, ठीक है, 3-4 भागों में। फिर ये भी आपके आगे जाकर बट गई। तो ऐसे ही आपके बढ़ती रहती है अलग अलग भागों में, ये आपके टूट जाती है आगे जाकर, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर देखिए ये आपकी जो श्वास नली है वो यहाँ पर हो गई। आगे हम देखते हैं श्वसनी क्या होती है और श्वसनिका क्या होती है। देखिए यानी कि ब्रोंकाई क्या होती है और ब्रोंकियोल क्या होता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए हमारी जो प्राथमिक श्वसनी होती है यानी कि प्राइमरी ब्रोंकाई, वो फेफड़ों में जाकर 2 भागों में बढ़ जाती है। तो वो जो 2 भाग होते हैं ना, उनको बोलते हैं श्वसनी। क्या बोलते हैं, श्वसनी। मैं आपको दिखा देखिए जी आपकी जो
श्वास नली थी ये वाली आ रही थी, ये जाने के बाद वो एक लेफ्ट भाग में एक राइट भाग में बट गई। तो ये जो भाग है ना इनको बोलते हैं आपके प्राथमिक श्वसनी, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, प्राथमिक श्वसनी। अब देखिए फिर आगे है कि जो प्राथमिक श्वसनी है वो आगे जाकर फिर भागों में अलग अलग भागों में विभाजित हो जाती है, उसे बोलते हैं द्वितीयक श्वसनी। फिर द्वितीयक श्वसनी होती है आगे जाकर फिर बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं तृतीयक श्वसनी। और तृतीयक श्वसनी होती है लास्ट में जाकर श्वसनिका में डिवाइड हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल। और जो ब्रोंकियोल होते हैं वो ब्रोंकियोल भी लास्ट में जाकर आपके बहुत सारी कूपिकाओं में यानी कि एल्वोलाई में आपके डिवाइड हो जाते हैं। तो मैं आपको एक बार लास्ट में फिर से एक बार डायग्राम दिखा दूं। देखिए ये आपकी थी श्वास नली यानी कि ट्रैकिया, ये आपके दो भागों में बट गई, यहाँ पे लेफ्ट या राइट। अब देखिए यहाँ पर ये आपके कहलाती है श्वसनिका, ठीक है, श्वसनिका आपके कहलाती है, जो ये आपके कहलाती है श्वसनी यानी कि ब्रोंकाई। ये दोनों पार्ट हैं लेफ्ट राइट, ये आपके कहलाते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई भी देखो यहाँ पर एक ये भाग बट गया, एक ये भाग, ठीक है, इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर ये आपके आगे जाकर ये बट गई, इसको तृतीयक बोलेंगे। और फिर ये लास्ट में जाकर फिर बट गई, इसको बोलते हैं फिर आपके बोलेंगे श्वास नली यानी कि ब्रोंकियोल। यानी कि लास्ट में ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, इसमें आपको ये अलग अलग दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं ब्रोंकियोल। यानी कि आपको मैं दिखा दूं, देखिए ये जो होते हैं ना ये इससे इनको बोलते हैं ब्रोंकियोल। और ये ब्रोंकियोल होते हैं, इनके लास्ट वाले जो हिस्से होते हैं ना ये छोटी छोटी बिंदी बिंदी से दिख रही हैं, इनको आपके बोलते हैं एल्वोलाई, ठीक है, क्या बोलते हैं, एल्वोलाई, ठीक है। तो ये आपकी थी श्वसनी और श्वसनिका, ठीक है, श्वसनी और श्वसनिका थी, ठीक है। तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है इनको बोलते हैं श्वसनिका, या वो आपके जो लास्ट वाला भाग होता है ना, इनको बोलते हैं आपके कूपिकाएं यानी कि एल्वोलाइन को बोलते हैं। और एल्वोलाइन होते हैं ये भी यही गाइस आपके बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि यही हमारे शरीर में गैसों के विनिमय के लिए जिम्मेदार होती हैं, उनको एक सतह यानी कि सरफेस आपके ये प्रदान करती हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं फेफड़े यानी कि लंग्स के बारे में। तो देखिए फेफड़े हमारे शरीर में लचीले होते हैं यानी फ्लेक्सिबल होते हैं, कोमल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, यानी कि लाइट पिंक कलर के आपके फेफड़े हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। हमारे शरीर में फेफड़े होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा, दो फेफड़े होते हैं लेफ्ट और राइट, ठीक है। और ये आपके जो डायफ्राम होता है यानी कि मध्यपट, इसके ठीक ऊपर स्थित होते हैं। देखिए हमारा शरीर ये है, ये डायफ्राम कहलाता है, ये आपको दिख रहा ना, ये इसको बोलते हैं डायफ्राम यानी कि मध्यपट, इसके जस्ट ऊपर देखिए स्थित होते हैं, ठीक है, ये आपके कहलाते हैं, इसको बोलते हैं आपके फेफड़े यानी कि लंग्स, ठीक है। अब एक जो लंग्स होते हैं, ठीक, ये भी आपको ध्यान रखें, लंग्स जहाँ पाए जाते हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं, यानी कि फेफड़े जहाँ पाए जाते हैं उस स्थान को बोलते हैं आपके, ये देखिए इसको बोलते हैं प्लेउरल कैविटी। क्या बोलते हैं, प्लेउरल कैविटी इसको बोलते हैं। पूछ लिया जाए कि फेफड़े कहाँ पर पाए जाते हैं, तो फेफड़े आपके प्लेउरल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। एक जो फेफड़ा होता है उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में श्वास नलिकाएं यानी कि ट्रैकिया, बहुत सारी कूपिकाएं यानी कि एल्वोलाइल और बहुत सारी रक्त वाहिनिकाएं यानी कि ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमारे दो फेफड़े होते हैं ना, उनमें दायां वाला जो फेफड़ा होता है राइट वाला, ठीक है, वो आपके बड़ा होता है, जबकि जो बायां वाला फेफड़ा होता है वो थोड़ा छोटा होता है। यानी कि आपका बायां फेफड़ा होता है दाएं फेफड़े की तुलना में थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। इसके अलावा जो पुरुष होते हैं उनके जो फेफड़े होते हैं महिलाओं की तुलना में थोड़े बड़े होते हैं। आपको पता होगा जो पुरुष होते हैं उनके चेस्ट जो होते हैं उनमें अंदर जो आपके लंग्स पाए जाते हैं फेफड़े, वो महिलाओं की तुलना में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, मतलब भारी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो आपके फेफड़े होते हैं उनमें किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। तो हमारे जो फेफड़े होते हैं उनमें स्पंजी ऊतक पाए जाते हैं, यानी कि स्पंजी टिश्यू आपके पाए जाते हैं। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपकी लगभग 30 मिलियन कूपिकाएँ पाई जाती हैं, ठीक है, इसमें 30 मिलियन कूपिकाएँ आपके पाई जाती हैं, फेफड़े होते हैं उसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा फेफड़ा जो होता है इसमें बहुत सारी केशिकाएँ भी पाई जाती हैं, ठीक है। आपका एक फेफड़ा होता है बहुत सारी केशिकाओं के द्वारा घिरा हुआ होता है। केशिका का मतलब इसको बोलते हैं कैपिलियर्स, ठीक है, कैपिलियर्स, इनसे जो आपका घिरा हुआ होता है एक फेफड़ा। और आपके जो कूपिकाएं होती हैं, ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है। कूपिकाएं जो होती हैं एल्वोलाइल, उनके अंदर आपके सल की उपकला पाई जाती है जिसे बोलते हैं स्क्वेमस और एपिथेलियम। तो स्क्वेमस एपिथेलियम जो होता है वो हमारे शरीर में ब्लड के अंदर गैसों के परिवहन में हेल्प करता है, मतलब गैसों का आदान प्रदान करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारी श्वसन क्रिया होती है वो कितने भागों में होती है। तो हमारी श्वसन क्रिया दो भागों में होती है, इसको बोलते हैं एक तो निश्वसन, एक होता है उच्छ्वसन। निश्वसन का मतलब होता है कि श्वास को अंदर लेना, ठीक है, और वो निश्वसन का मतलब है कि भाई श्वास को छोड़ना, ठीक है, यानी कि निश्वसन। और उच्छ्वसन का मतलब होता है कि श्वास को आपका छोड़ना, वो लेना, यानी कि निश्वसन और उच्छ्वसन, यानी कि श्वास लेना, श्वास छोड़ना, यानी कि एक बार श्वास शरीर के अंदर भरना, एक बार छोड़ना, यानी कि इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन, ठीक है।
अब लास्ट पार्ट जो हमारा है वो है श्वसन मांसपेशियां यानी कि रेस्पिरेटरी मसल्स। तो देखिए रेस्पिरेटरी मसल्स हमारे शरीर में पाई जाती हैं और जिनका काम होता है हमारे जो फेफड़े होते हैं उनमें गैस के विनिमय को हेल्प करना। मुख्य रूप से हमारे शरीर में आपका डायफ्राम पाया जाता है जो आपकी मांसपेशियों के अंदर आता है। तो डायफ्राम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए डायफ्राम जो होता है एक कंकाल पेशी से बना हुआ होता है। पहला क्वेश्चन क्या है, डायफ्राम होता है किस प्रकार की पेशियों से बना होता है? डायफ्राम आपके स्केलेटल मसल्स से बना हुआ होता है, ठीक है, यानी कि कंकाल पेशी से मिलकर बना हुआ होता है और ये एक चादरनुमा संरचना होती है यानी कि सीट स्ट्रक्चर पाई जाती है और जो वक्ष स्थल जो होता है यानी कि चेस्ट कैविटी उसकी सतह पर पाई जाती है। डायफ्राम में जब संकुचन होता है यानी कि कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो हवा हमारे जो फेफड़े होते हैं उनके अंदर आ जाती है और जब शिथिलन होता है मतलब रिलैक्सेशन तो जो हवा होती है हमारे फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। ये प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। उसके अलावा आपके डायफ्राम होता है, उसके अलावा हमारे शरीर में कुछ पसलियाँ पाई जाती हैं, कुछ रिब्स पाई जाती हैं जिनमें आपकी मांसपेशियाँ होती हैं उनमें के अंदर। तो मांसपेशियाँ जो होती हैं वो हमारे शरीर में जो डायफ्राम होता है उसमें संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और शिथिलन यानी कि रिलैक्सेशन उसमें क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा श्वसन मांसपेशियां। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं श्वसन वर्णक। श्वसन वर्णक क्या होता है यानी कि रेस्पिरेटरी पिगामेंट है वो यहाँ पर क्या होता है। तो देख रेस्पिरेटरी जो पिगामेंट है वो आपके होता है हीमोग्लोबिन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में जो श्वसन वर्णक है उसका नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि हमारे शरीर में श्वसन वर्णक है यानी कि रेस्पिरेटरी पिगामेंट है वो आपके कौन सा होता है? तो हमारे शरीर में रेस्पिरेटरी जो पिगामेंट होता है वो आपके हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ उच्च बंधुता का गुण पाया जाता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ ये तीव्रता से संयोग करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपका जो हीमोग्लोबिन होता है वो आपके लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि आरबीसी जो होता है उनके अंदर पाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जो पूछ ले भाई हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, तो आपको ध्यान रखना आरबीसी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और आपका जो श्वसन वर्णक होता है ना हीमोग्लोबिन वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल में क्या होता है, विलय होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि हमारे शरीर में श्वसन क्रिया होती है कौन सी प्रोसेस के माध्यम से होती है। तो देखिए हमारे शरीर में जो वायु होती है हमारे शरीर से अंदर आए और हमारे शरीर से बाहर आए, ये जो प्रोसेस होती है ना वो हमारा श्वसन क्या करता है भाई, वायुमंडल जो होता है ना वायुमंडल और कूपिकाओं के बीच एक प्रकार से एक क्रिया करता है। ठीक है, उस क्रिया का नाम होता है ऋणात्मक दाब प्रवणता। यानी कि पूछ ले हमारे शरीर में जो श्वसन क्रिया होती है कौन सी क्रिया के फलस्वरूप होती है, तो हमारे शरीर में एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं ऋणात्मक दाब प्रवणता यानी कि इसको बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, इसको बोलते हैं। तो इसकी मदद से हमारी श्वसन क्रिया होती है वो यहाँ पर संपन्न होती है। ठीक है, अब हम आते हैं कि श्वसन की जो प्रक्रिया होती है हमारे शरीर में कितने स्तर पर होती है, कितने लेवल पर होती है। तो हमारे शरीर में जो श्वसन क्रिया होती है 2 लेवल पर होती है। 2 मापदंड होते हैं इसके होने के। पहला बाह्य श्वसन यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा आंतरिक श्वसन यानी कि इंटरनल रेस्पिरेशन। दोनों के बारे में हम देखते हैं। देखिए बाह्य श्वसन का मतलब कि हमारे शरीर में मतलब आपके जो ऑक्सीजन आपके जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में मिलने से पहले क्या क्या प्रोसेस होती है वो। तो देखिए बाह्य श्वसन का मतलब होता है कि जो गैस है ना, जो गैस है वो हमारी कूपिकाओं के अंदर है यानी कि एल्वोलाइल के अंदर है, तो उनमें और कोशिकाओं के बीच ट्रांसफर होना। यानी कि आपने जो श्वास लिया है उस श्वास को, ठीक है, यानी जो गैस ली है उसको कूपिकाओं से एल्वोलाई से कोशिकाओं के अंदर यानी कि सेल्स के अंदर ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं बाह्य श्वसन। ठीक है, जबकि आंतरिक श्वसन क्या होता है? आंतरिक श्वसन का मतलब होता है इसमें गैसों का विनिमय कोशिकाओं में पहले आ गया, तो कोशिकाओं से ब्लड के अंदर और कोशिकाओं से आपके जो उत्तक होते हैं टिश्यू उनके अंदर ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है आंतरिक श्वसन यानी कि इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनेंगे, जीवों में श्वसन कितने प्रकार का होता है। तो यहां पर अपना मानव तंत्र तो खत्म हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जीवों में जो श्वसन होता है वो कैसे होता है। देखिए यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए आपके जो भी पादप होते हैं, जीव होते हैं, उनमें 3 प्रकार से रेस्पिरेशन हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो आपका होता है वो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन मिले ही नहीं बिल्कुल भी। दूसरा ऑक्सीजन के अभाव में, मतलब ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत मात्रा मिल रही है लेकिन पर्याप्त मात्रा नहीं मिल रही। और तीसरा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब फुल ऑक्सीजन मिल रही है। तो तीनों के बारे में हम देखेंगे, लेकिन तीनों में एक चीज कॉमन है, वो भी आपको ध्यान रखनी है। क्या चीज कॉमन है?
कि भाई तीनों जो प्रोसेस होती हैं, चाहे आपके ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, अभाव में हो या उपस्थिति में हो, तो तीनों में क्या होता है, आपका जो पाइरुवेट होता है ना उसका विखंडन होता है। ठीक है, यानी कि 6 कार्बन वाले अणु होता है उसका 3 कार्बन वाले पाइरुवेट के अंदर विखंडन होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं आपको एक एक से आगे बताता जाऊंगा। तो देखते हैं यहाँ पर तीनों के बारे में। पहले हम देखेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और इस जो श्वसन है इसका नाम होता है अवायवीय श्वसन, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहली बात तो क्या हो जाएगी भाई, ये श्वसन जो होता है वो आपके ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, बड़ा सीधा सा है। दूसरा, ये किस में घटित होता है, ये आपके यीस्ट जो होता है, यीस्ट यानी खमीर, उसके अंदर आपकी ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब श्वसन क्रिया होती है तो पाइरुवेट का विघटन किस किस में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपके जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन क्रिया होती है उसमें जो पाइरुवेट होता है, पाइरुवेट यानी कि ग्लूकोज, उसका एथेनॉल में यानी कि अल्कोहल में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, तथा 2 अणु आपके कार्बन, इसके अंदर आपके 2 अणु, आपके जो कार्बन अणु है उसमें आपके यानी कि 2 एनर्जी यानी कि ATP उसके अंदर हो जाता है। यानी कि आपका जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसमें देखिए क्या होता है, ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ग्लूकोज होता है वो आपके अल्कोहल में यानी कि शराब में, है ना, अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, और ATP यानी कि आपका एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एनर्जी, इसके रूप में आपका इनका वो आपका जो विखंडन है वो यहाँ पर हो जाता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं ऑक्सीजन का अभाव, यानी कि ऑक्सीजन है तो सही लेकिन पर्याप्त नहीं है, यानी कि बहुत ही कम ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये जो आपके क्या होता है, ये हमारे शरीर की जो पेशी कोशिकाएं होती है ना, मसल सेल, उनके अंदर कोशिकाओं में आपके ऑक्सीजन का अभाव पाया जाता है, तो ये आपके वहाँ पर संपादित होती हैं। इसमें क्या होता है, जो पाइरुवेट होता है यानी कि आपका जो ग्लूकोज होता है वो आपके लैक्टिक अम्ल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपकी जो ऑक्सीजन के अभाव में जो आपकी अभिक्रियाएं होती हैं, मतलब जो आपकी श्वसन क्रिया होती है उसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, और 3 कार्बन अणु में आपके एक जो आपका ग्लूकोज है तो वो विभाजित हो जाता है। यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब हमारी हड्डियों में हमारी जो पेशियां होती हैं, मसल्स, उनके अंदर लैक्टिक अम्ल की मात्रा अचानक से बढ़ जाती है, यानी कि लैक्टिक अम्ल का स्राव ज़्यादा होने लग जाता है, तो हमें क्रैम्प की समस्या हो जाती है। क्रैम्प का मतलब होता है कि हमारी जो हड्डियां हैं, मांसपेशियां होती हैं, उनमें संकुचन होना, कॉन्ट्रैक्शन होना, ठीक है, खिंचाव उत्पन्न होना, ठीक है, उसे बोलते हैं क्रैम्प। तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब श्वसन क्रिया करते हैं तो कौन सी चीज बनती है, तो आपको ध्यान रखना है लैक्टिक एसिड। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। और कौन सी बीमारी हो सकती है, जो बीमारी हो सकती है उसको बोलते हैं क्रैम्प। क्या बोलते हैं, क्रैम्प। अगला है तीसरा प्रकार जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो क्रिया होती है वो आपकी होती है वायुवीय श्वसन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। तो देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये आपका जो प्रक्रम होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। पहली बात तो ये कि ये जो प्रक्रम होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो जाता है, और ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके बहुत बार ग्रुप डी 2018 में रिपीट हुई थी। मेरी खुद की शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था कि आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का विखंडन कहाँ पर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे अच्छे से याद है। तो यहाँ पर देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाइरुवेट का माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल तथा ऊर्जा में विभाजन हो जाता है। यानी कि क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आपका जो पाइरुवेट होता है उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन कहाँ पर होता है। ऑप्शन ऐसे आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, लाइसोसोम, राइबोसोम। ठीक है, तो आपको टिक करना था माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां पर आया था। ठीक है, इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो प्रोसेस होती है उसमें 3 पाइरुवेट के जो अणु होते हैं उनका विखंडन 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं में हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अगर 6 कार्बन अणु लेंगे यानी कि 6 C6H12O6 6 ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो भाई 6 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होंगे, 6 H2 प्राप्त होंगे, और ATP ऊर्जा है वो प्राप्त होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये आपका होता है वायुवीय श्वसन की एरोबिक रेस्पिरेशन। एक चीज और ध्यान रखनी है कि भाई ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब आपका श्वसन होता है तो इसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब श्वसन क्रिया होती है तो उससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा होती है उसकी तुलना में क्या होती है, कम होती है। यानी कि डायरेक्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई आपका जो वायुवीय श्वसन होता है उसमें आपकी ऊर्जा है वो ज़्यादा बनती है, और अवायवीय श्वसन उसमें क्या होती है, ऊर्जा जो बनती है वो कम बनती है। ठीक है, तो ये हमने जो तंत्र है हमारा श्वसन उसके बारे में पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। यहाँ से क्वेश्चन गाइस बहुत अच्छे से क्वेश्चन बन जाते हैं। इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं श्वसन तंत्र के बारे में, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं अच्छे। तो देखिए पहला,
पहला कि पेड़ पौधे होते हैं वो रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करते हैं, तो रात्रि में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करते हैं तो रात्रि में उनके पास ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती है। इसलिए जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं ना, रात में श्वसन क्रिया तो करते हैं, क्योंकि आपको पता है पेड़ पौधे हों जीव जंतु श्वसन क्रिया लगातार करते हैं। तो होता क्या है कि रात्रि में जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं ना, मना किया जाता है कि आप उनके नीचे नहीं सोएं, है ना, उनके नीचे नहीं सोने की सलाह दी जाती है ना। क्यों? क्योंकि भाई रात में क्या होता है कि वो आपके जो प्रकाश संश्लेषण है वो क्रिया तो करते नहीं है, तो ऑक्सीजन तो है नहीं, तो उनके पेड़ को नीचे आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो यहाँ पर मिलेगी। तो अगर आप पेड़ पौधों के नीचे सो जाते हो, बड़े बड़े पेड़ पौधों के नीचे, तो वो आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। ठीक है। दूसरा जलीय जीव जो पाए जाते हैं, जो आपके पानी के अंदर पाए जाते हैं, उनमें आपका जो श्वसन क्रिया होती है ना, वो कैसे होती है उसके बारे में देखते हैं। तो जलीय जीव होते हैं ना, वो ऑक्सीजन आपके जो पानी में घुली हुई होती है, ठीक है, उसी को यूज़ करके अपनी श्वसन क्रिया होती है वो यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज़ और है कि भाई आपके जो पृथ्वी पर जीव रहते हैं वो तो आपके सीधे वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में बहुत ज़्यादा है, लेकिन पानी में बहुत कम होती है। इसलिए क्या होता है, आपके जो समुद्री जीव होते हैं उनको अपनी श्वसन दर होती है ना, श्वास लेने की दर, यानी कि 1 मिनट में नॉर्मली हम श्वास लेते हैं वो 15-16 बार लेते हैं, तो आपके जो समुद्री जीव होते हैं उनको ज़्यादा बार लेना पड़ता है, यानी कि क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन पर्याप्त मिलती नहीं है पानी में, हमको तो क्या है वायुमंडल से फुल मिलती है। इसलिए हम जो श्वसन क्रिया करते हैं हमारी जो स्पीड है उनसे बहुत कम होती है, मतलब समुद्री जीवों की जो आपके श्वसन दर होती है वो तीव्र होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला जो फैक्ट है वो ये कि मछली होती है या आपके ज़्यादातर समुद्री जीव होते हैं वो गलफड़ों की मदद से, गिल्स की मदद से आपके श्वसन क्रिया को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन को कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा स्थलीय जीव जो होते हैं वो वायुमंडल से ही ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और अपनी श्वसन क्रिया करते हैं। स्थलीय जीव को मतलब जो स्थल पर रहते हैं, हम क्या करते हैं, हम जो क्या करते हैं सीधे आपके वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस लेते हैं और हमारी जो श्वसन क्रिया उसको संपन्न करते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक कोशिकीय जीव जैसे कि आपका अमीबा है, पैरामीशियम है, इनमें क्या होता है कोशिका झिल्ली जो होती हैं उनमें क्या हो जाता है विसरण के माध्यम से आपका गैसों का आदान प्रदान होता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपके एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इनमें श्वसन क्रिया कैसे संपन्न होती है। तो इनमें क्या होती है कोशिका झिल्ली होती है ना, कोशिका झिल्ली इनके अंदर पाई जाती है ना, तो वो जो कोशिका झिल्ली होती है वो आपके क्या करती है विसरण यानी कि डिफ्यूजन के माध्यम से आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो श्वसन क्रिया संपादित करती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हम देखते हैं यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो पोरीफेरा के पोरीफेरा ग्रुप का कोई भी सदस्य जैसे कि स्पॉन्जी है और सिलेंट्रेटा का कोई भी सदस्य जैसे कि हाइड्रा है, ठीक है, इनमें गैसों का विनिमय कैसे होता है, मतलब इनमें आपका श्वसन क्रिया कैसे होती है। तो देखिए अगर क्वेश्चन पूछ ले हाइड्रा में श्वसन कैसे होता है, तो ये जो जीव होते हैं ना आपका पोरीफेरा ग्रुप के और सिलेंट्रेटा के, इनमें क्या होता है कि इनमें गैसों के आदान प्रदान के लिए देह भित्ति जो होती है ना, देह जो बॉडी वाल होती है ना, जिसको देह भित्ति बोलते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है सेल वाल या आपकी जो बॉडी वाल जो होती है इनमें क्या ये इनके माध्यम से इनकी श्वसन क्रिया संपन्न होती है। यानी कि आपके हाइड्रा में पूछ ले हाइड्रा में श्वसन क्रिया कैसे होती है, तो देह भित्ति के माध्यम से होती है। इनमें नम देह भित्ति पाई जाती है, इनकी मोस्ट बॉडी वाल पाई जाती है, इसकी मदद से इनमें श्वसन क्रिया होती है। इसके अलावा यहाँ पर तिलचट्टा जो होता है कॉकरोच, उसमें श्वसन क्रिया के लिए विशेष नलिकाएं पाई जाती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि इनमें विशेष नलिकाएं पाई जाती हैं, स्पेशलाइज्ड डक्ट पाई जाती हैं और इनकी मदद से आपका जो कॉकरोच होता है, आपका तिलचट्टा होता है, उसमें आपकी श्वसन क्रिया संपादित होती है। ठीक है। अगला देखते हैं हमारी जो कूपिकाएं होती हैं, है ना, अगर हमारी जो कूपिकाएं होती हैं एल्वलाइज होती हैं जिनकी मात्रा लगभग 30 मिलियन होती है, अगर उनके सरफेस उनको हम बाहर निकाल लें और उनकी सतह को खोल दें तो वो लगभग आपके 80 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को कवर कर सकती हैं। ठीक है, इतना बड़ा क्षेत्रफल कवर कर सकती है 80 वर्ग मीटर का, ये भी आपको ध्यान रखना है। और लास्ट बात हम देखते हैं कि जो पादप होते हैं उनमें गैसों का विनिमय होता है वो रंध्रों के माध्यम से होता है। स्टोमेटा होते हैं ना, उनकी मदद से आपके जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें आपके गैसों का विनिमय होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। गाइज बहुत मेहनत लेके गाइज आपको पता है 4-5 दिन से टाइपिंग करने के बाद ये वीडियो आया है। तो गाइज अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बताना कमेंट करके वीडियो आपको कैसा लगा। और चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।